हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम 2023 के जेई एडवांस पेपर के केमिस्ट्री सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेपर वन कैसा था, है ना। तो पेपर वन का एनालिसिस आप देखोगे तो आप देख सकते हो क्लास 12th का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है 70%, और 11th का वेटेज थोड़ा कम है 30% है। लेकिन हमको लगता है ये पेपर टू में बैलेंस आउट हो गया होगा। तो जब तक पूरा दोनों पेपर वन और पेपर टू को हम नहीं देख लें, हम लोग कुछ कंक्लूजन पे नहीं आना चाहिए। पेपर टू का भी जब डिस्कशन हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग कंबाइंड एनालिसिस में देखेंगे कि आखिर क्लास वाइज क्या वेटेज था। फिर देखिए सेक्शन वाइज, देखिए फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, यहाँ बैलेंस्ड है ना। फिजिकल 35%, ऑर्गेनिक 35%, इनऑर्गेनिक 30%। तो ये सेक्शन तो बैलेंस्ड है। जैसा कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि केमिस्ट्री में तीनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो तीनों पे बराबर ध्यान देना है, कोई भी सेक्शन को आपको निग्लेक्ट नहीं करना है। और आज के पेपर में आप देखोगे हम कि कितने क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आए हैं। इसीलिए हम बोले हैं केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बुक को निग्लेक्ट नहीं करना हो, चाहे वो मेंस के लिए हो चाहे वो एडवांस के लिए हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डायरेक्ट इनऑर्गेनिक से है, मेटलर्जी का है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का बात कर रहा है। तो रोस्टिंग ऑफ मेलेचाइट प्रोड्यूसेज क्यूपराइट। देखिए मेलेचाइट होता है, फॉर्मूला देख लो, ये एनसीईआरटी में दिया है, CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। ये कार्बोनेट हो रहा है, इसका रोस्टिंग तो हो ही नहीं सकता, है ना। कैल्सिनेशन होता है, रोस्टिंग नहीं होता, तो ये तो गलत हो गया। ध्यान रखिएगा, रोस्टिंग सल्फाइड और का होता है ना, कार्बोनेट और का नहीं होता, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। दूसरा, कैल्सिनेशन ऑफ कैलेमाइन, कैलेमाइन भी दिया है एनसीईआरटी में। ZnCO3 को हीट करोगे तो मिलेगा ZnO प्लस CO2, तो ये सही है। जिंकाइट, जिंकाइट ZnO होता है, तो बी सही है। सी लिखो, कॉपर पायराइट इज हीटेड विद सिलिका इन रिवर्बेटरी फर्नेस टू रिमूव आयरन, बिल्कुल सही है। आयरन को एज अ स्लैग रिमूव कर देते हैं, ये एनसीईआरटी में ये भी मेंशन्ड है। आयरन को एज अ स्लैग रिमूव करते हैं, ये पीवाईक्यू में भी आ चुका है, और ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है। डी, इम्प्योर सिल्वर इज ट्रीटेड विद एक्वस पोटेशियम साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से। तो ये पूरा क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से है ना। और जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ा होगा ये इजी क्वेश्चन बोलेंगे, है ना। ये मेटलर्जी का काफी इजी क्वेश्चन है। अब हम रेफरेंस दिखा देते हैं कहां एनसीईआरटी से है। आप रेफरेंस देख लीजिए, है ना। देखिए एनसीईआरटी में देखो, अगर मेटलर्जी चैप्टर देखो क्लास 12th का, तो बॉक्स में आपको दिया हुआ है। देखो मेलेचाइट है, यहाँ मेलेचाइट है, यहाँ जिंकाइट है, यहाँ कैलेमाइन है, और ये लीचिंग प्रोसेस वाला है ना, गोल्ड वाला लिखा हुआ है ना आपको, M= सिल्वर और गोल्ड। आप एनसीईआरटी का मेटलर्जी चैप्टर पढ़ोगे तो दोनों आपको, ये एनसीईआरटी से ही लिया गया है स्क्रीनशॉट, तो एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है। तो ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है और डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। तो इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन में दिखाएंगे कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं और कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं है, जिससे आपको पता चल सके कि आखिर एडवांस के लिए एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला है आयरन वाला, स्लैग वाला जो बताए थे वो मेटलर्जी का ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ऑर्गेनिक का, है ना। ये प्रिपरेशन ऑफ कीटोन का है, फर्स्ट रिएक्शन, ये भी एनसीईआरटी। देखिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो बड़ा क्वेश्चन तो नेक्स्ट स्लाइड में जाना पड़ेगा। पहले आप क्वेश्चन देख लो, पहले आप सेकंड क्वेश्चन देख लो, है ना। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना, तो प्लीज थोड़ा सा अपना वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करके सॉल्यूशन देखना, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा, है ना। तो थोड़ा सा आप इसको पॉज कर लो अभी, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। वैसे सारे रिएक्शन ये एनसीईआरटी से है, एनसीईआरटी के बाहर से कोई नहीं है, ठीक है। तो फिर अब हम इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए नेक्स्ट स्लाइड में आना पड़ रहा है। तो क्या क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन। हाँ तो देखो, आरसी, एक चीज हम आर लेके चल रहे हैं, RCN, है ना, उसको ट्रीट करेंगे R'(MgBr) से, है ना, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो ये कीटोन बनता है। ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट रिएक्शन है, कीटोन बनता है। और ये भी एनसीईआरटी के अल्कोहल, ये मिक्स्ड है, ये एल्डिहाइड कीटोन का है, अगला अल्कोहल का है। जब इसको फर्दर ग्रीनाट से ट्रीट करेंगे, R' है, तो आपको पता है O-C+R' इस पे अटैक करेगा और हाइड्रोलिसिस पे अल्कोहल बन जाएगा। तो देखिए
अगर आप केवल अल्कोहल को नॉर्मल तरह से देखोगे तो लगेगा कि इसमें कोई एसिमेट्रिक यानी कि कायरल कार्बन नहीं है, लेकिन आप स्ट्रक्चर देखोगे ना इस रिएक्टेंट का तो इसमें आर ही कायरल है। आप ये देख लो, स्ट्रक्चर देख लो आर का, CH3 CH2 है ना, CH3 CH2 CN, मतलब रिएक्शन के बाद हो उसे कोई मतलब है ही नहीं, यही कायरल है आपको। तो आपको जो प्रोडक्ट बन रहा है पी तो कायरल होगा ही, है ना, और पी में एसिमेट्रिक कार्बन है, तो पी में एसिमेट्रिक कार्बन मिल गया, है ना। अब हम लोग क्यू को देखते हैं, पी एसिमेट्रिक कार्बन मिल गया। अब हम लोग क्यू देखते हैं, क्यू देख लीजिए, डायरेक्ट एनसीईआरटी से है ना। क्यू में आपको एसिटोफेनॉन मिलेगा, एक मिनट, है ना, क्यू में मिलेगा आपको, रिएक्शन डायरेक्ट है, एसिटोफेनॉन मिलता है, एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ रिएक्शन, ये हम इसका रेफरेंस भी देंगे आपको। और फिर ग्रिग्नार्ड के साथ पीएच MgBr H3O+, तो आपको पता है तरीका वही चीज है ना, पीएच इस पे अटैक करेगा तो बन जाएगा पीएच COH CH3PH, इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है, तो क्यू में कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। अब देखते हैं आर, है ना, अब देख लो स्ट्रक्चर, क्यू में कार्बन पे 2 फिनाइल जुड़ गया है तो एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, एसिमेट्रिक कार्बन मतलब कायरल कार्बन। आर देख लो, आर का देख लीजिए क्या होगा, ये भी कीटोन बनाने का मेथड है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाए हुए हैं, अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो पहला तो ये होगा, और फिर से ग्रिग्नार्ड पूरा क्वेश्चन ही ग्रिग्नार्ड बेस्ड है ना, तो फिर से आपको पता है, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 COH PH और CH2PH, है ना। तो यहां आर में कायरल कार्बन है, तो आर में कायरल कार्बन होगा आपको, है ना, आर में कायरल कार्बन है, तो पी में था, पी में कायरल कार्बन था, क्यू में नहीं है, आर में है। अब एस देखते हैं, एस देखते हैं, एस में देखो क्या होगा, बड़ा क्वेश्चन है ये थोड़ा, पहले ग्रिग्नार्ड से डायरेक्ट अब हम बना रहे हैं पीएच CH2, है ना, डायरेक्ट ग्रिग्नार्ड पे अटैक करवा दे रहे हैं, OH H PH, है ना, फिर जोन्स रिएजेंट से ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो कीटोन बन जाएगा, तो PH CH2 C डबल बॉन्ड O PH, है ना, फिर HCN है तो साइनोहाइड्रीन बनेगा, आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, तो बन जाएगा PH CH2 OHCN और PH, है ना। और यहां पर एक चीज दिखा है लास्ट स्टेप में, H2SO4 के बाद हीट कर दिया है, तो H2SO4 से तो ये एसिड बनेगा, लेकिन हीट करोगे तो डिहाइड्रेशन होके अल्कीन बन जाएगा, इस है ना। यहां आपको एरो पे ध्यान देना जरूरी था, तो H2SO4 के बाद हीट किया है तो CN तो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होगा, लेकिन अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा PH CH डबल बॉन्ड C, है ना, PH और COH, तो ये देखो ये तो अल्कीन बन गया, तो यहां तो कायरल कार्बन है ही नहीं कोई। तो कायरल कार्बन किस में था, P और R में था, Q और S में नहीं था। तो चलो वापस ऑप्शन में जाते हैं हम, है ना, तो वापस ऑप्शन में जाते हैं, Q में नहीं है, गलत हो गया, Q में नहीं है तो ऐसे ही गलत हो गया, P एंड R सही है, C सही है, ये भी सही है, तो C और D ऑप्शन है। तो देखिए बड़ा क्वेश्चन तो था, लेकिन एनसीईआरटी से क्वेश्चन था, मेरे सर ये क्वेश्चन में कम से कम 5 मिनट लगता, तो आप आराम से कर देखिए, केमिस्ट्री में 17 क्वेश्चन थे, है ना, और उसमें 4-5-6 इनऑर्गेनिक के हैं, तो आप इसमें 5 मिनट दे सकते थे, घबराने की बात नहीं थी, क्वेश्चन उतना भी डिफिकल्ट नहीं था, तो ये डुएबल क्वेश्चन था मेरे सर। और इसका रेफरेंस देख लो एनसीईआरटी से, रेफरेंस देख लो, सारे रिएक्शन जो बता रहे हैं सारे एनसीईआरटी से, एसिटोफेनॉन वाला है ना, अल्केन नाइट्राइल ग्रिग्नार्ड, है ना, डाइल्काइल कैडमियम एसिड क्लोराइड, डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ऑर्गेनिक का है और ये भी रिएक्शन एनसीईआरटी से है, ये भी रिएक्शन आपका एनसीईआरटी से ही है, लेकिन ये भी बड़ा क्वेश्चन है, मतलब इसमें 4-5 मिनट लगेगा। तो चलो इसको भी आप वीडियो को पॉज कर लो, है ना, वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, फिर आप सॉल्यूशन देखिए, है ना। तो हम हट जाते हैं सामने से, अब इसको पॉज कर सकते हो, पॉज करके आराम से इसको देखो, सॉल्व करो, फिर सॉल्यूशन देखो, ठीक है। तो फिर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं,
आप पॉज करके सॉल्व करके ही देखिएगा सॉल्यूशन, है ना, ऐसे कोई फायदा नहीं है। तो स्टाइरीन है, क्या है स्टाइरीन। स्टाइरीन का स्ट्रक्चर दिया है पॉलीमर चैप्टर में, अब ऐसे भी पता होना चाहिए। स्टाइरीन ये होता है, इसका है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये एनसीईआरटी में रिएक्शन दिया हुआ है, हम आपका रेफरेंस दे देंगे इसका। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर होता है, ये काफी फेमस रिएक्शन है और इसमें एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर होता है ना, एनसीईआरटी काफी फेमस रिएक्शन है। ऑक्सीडाइज कर रहे हैं जोन्स रिएजेंट से तो कार्बोजिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, COH। फिर Cl2, हाँ अब हो जाएगा HVZ रिएक्शन। आप कार्बोजिलिक एसिड चैप्टर में देखे हो, हेल्फोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, एनसीईआरटी का नेम रिएक्शन है, बोर्ड्स में भी आता है। तो ये रिएक्शन, तो इसका देख लो, हम बना देते हैं। अल्फा है ना, अल्फा हेलोजिनेशन होता है कार्बोजिलिक एसिड का, HVZ रिएक्शन है। अब देख लेते हैं हम P और Q ऑप्शन पहले मैच करते हैं, सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पहले P और Q ऑप्शन चेक करते हैं। Q किसमें सही है, Q A में सही लग रहा है, B में सही लग रहा है ना, C में गलत है, D में गलत है, तो आगे भी सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलो आगे क्या है देख लेते हैं। P को फिर किससे ट्रीट कर, SOCl2, तो SOCl2 से ट्रीट करोगे तो ये तो एनसीईआरटी का डायरेक्ट रिएक्शन है ना, तो बन जाएगा PH CH2 CH2Cl। और फिर ट्रीट कर रहे हैं NaCN और एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो कार्बोजिलिक एसिड बन जाएगा, है ना, NaCN और H3O+, तो कार्बोजिलिक एसिड बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है कार्बोजिलिक एसिड, बी ऑप्शन में है। R एलिमिनेट हो गया, R नहीं हो सकता, R में एसिड अमाइड है, गलत है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर हमने ऑप्शन एलिमिनेट से क्वेश्चन, ऑप्शन एलिमिनेशन से क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर दिया। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में 3-4 मिनट का था, 5 मिनट का नहीं था। 1 मिनट आप, अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेशन आता है तो अपना 1 मिनट बचा सकते थे। तो ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी का है और इसको भी हम इजी क्वेश्चन बोलेंगे। देखिए इस तरह क्वेश्चन में बच्चे इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि उनको ऑर्गेनिक का सारा रिएक्शन नहीं पता होता है। तो प्लीज कम से कम ऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी का रिएक्शन तो जरूर ही याद रखिए। वैसे तो मैकेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, लेकिन कम से कम डायरेक्ट सिंपल रिएक्शन जरूर ही याद रखिएगा, क्योंकि देखो जेईई एडवांस में भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट रिएक्शन आ रहे हैं, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो वही बोल रहा है बी ऑप्शन होगा, है ना, बता दिए। मल्टीपल में सिंगल करेक्ट आ गया, तो ध्यान रखिएगा जरूरी नहीं है मल्टीपल में कि 2 सही होगा, 3 सही होगा, 4 सही होगा, एक भी सही हो सकता है, तो इसमें सिर्फ बी सही है। ठीक है, और रेफरेंस दिखा देते हैं हमको, ये देखिए रेफरेंस है ना, HVZ रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, जोन्स रिएजेंट है ना, PCl5 वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं है, ये उनको, ये लैब जो बच्चे स्कूल में लैब में जाते हैं ना उनके लिए क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में इसका रेफरेंस नहीं है। एक पार्ट का रेफरेंस है, लेकिन मेन बात है कि शुरू का ही नहीं पता है तो आपसे ये क्वेश्चन होने वाला है नहीं। एक पार्ट का रेफरेंस है, 3 स्टेप का रिएक्शन दिया है, लेकिन जब तक आप लैब नहीं किए हो स्कूल में आपसे होने वाला नहीं है। देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन को। मेटल हैलाइड है, एक्वेशन से ट्रीट कर रहे हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट और फिल्ट्रेट बन रहा है। अच्छा, पी को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में, तो कलर्ड स्पीसीज बन रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हो D&F ब्लॉक का, तो उसमें रिएक्शन तो मेंशन नहीं है, लेकिन Mn2+ आयन, ध्यान रखिएगा ये P आपको Mn2+ आयन है, तो Mn2+ आयन को ऑक्सीडाइज करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो MnO4- बनता है। तो X किस में है, MnO4-, खत्म हो गया क्वेश्चन, है ना। वही चीज देखो, अगर आपको पूरा थॉरो एनसीईआरटी रीडिंग किए हुए तो ऑप्शन एलिमिनेट कर भी कर सकते थे, लेकिन बात है कि बच्चे उतने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है ना। वैसे ये रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में हिंट दिया है कि Mn2+, वहां एनसीईआरटी में देखोगे आप लोग तो H2OH2- से दिया है ना, PbO2 नहीं दिया है, H2OH2- दिया है। तो मतलब बेसिक मैकेनिज्म आपको पता होगा कि H2OH2- ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, PbO2 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो Mn2+ MnO4- में जाएगा। और दूसरा क्या है, ये Cl- है, मतलब मेटल हैलाइड MnCl2 है, जो मेटल हैलाइड है वो MnCl2 है, और Cl-, ये रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया है
कि Cl माइनस कंसंट्रेटेड H2SO4 में Cl2 गैस देता है, वाई है आपको Cl2 गैस। ये एनसीईआरटी में रिएक्शन दिया, लेकिन बात जब तक पहला पार्ट नहीं पता है दूसरा पार्ट उतना इंफॉर्मेशन मिल नहीं रहा था, क्योंकि ये भी हो सकता था, अच्छा ये भी हो सकता था, ठीक है। Br माइनस से Br2 देता है, तो मेन था फर्स्ट पार्ट पता करना, P पता था तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो एक थोड़ा छोटा सा एनसीईआरटी का डिफरेंस देख लो, लेकिन ये एनसीईआरटी का बाहर है, मतलब ये वही बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है जो लैब में ध्यान से देता है, लैब मैनुअल को बहुत अच्छे से पढ़ता है। देख लो वही है Cl माइनस वाला, Cl माइनस को है ना एक्स Cl माइनस है ना F माइनस से नाइट्रेट आयन है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में इस तरह क्वेश्चन है नहीं, मतलब है टॉपिक दिया हुआ है लेकिन बच्चा इतना सोच नहीं पाएगा। इस तरह क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब थोड़ा पीवाईक्यू ऐसा प्रैक्टिस किए रहोगे। अगर आप जेई मेंस जेई एडवांस का अच्छे से प्रिपरेशन किए हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस किए हो तो इस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आए नहीं है, ये न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसको हम न्यू क्वेश्चन बोलेंगे। डिफिकल्ट नहीं था लेकिन ये न्यू क्वेश्चन है, पहले बता रहे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं कैसे होगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देख लो कैसे होगा। ये आपको पता है ये कि K होता है एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, और अल्फा को रिप्लेस कर दो C लैम्डा m बाई लैम्डा नॉट m का स्क्वायर 1 माइनस है ना लैम्डा m बाई लैम्डा नॉट m। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा देख लो, ऊपर ले जाओ तो K हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा C लैम्डा m स्क्वायर है ना, एक लैम्डा नॉट ऊपर जाएगा तो लैम्डा नॉट m नीचे आ जाएगा, इनटू हो जाएगा लैम्डा नॉट m माइनस लैम्डा m, है ना। अब देख लो हम लैम्डा m ऊपर नीचे लैम्डा m से डिवाइड करने वाले, क्यों कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन में इसी तरह से पूछा ही है, क्वेश्चन इसी तरह से पूछा इसलिए करना पड़ रहा है। ओके, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 बाई लैम्डा m अगेंस्ट सी एम है, तो हमको ऊपर सी लैम्डा m लाना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे लैम्डा m से डिवाइड कर देते हैं तो k हो जाएगा सी लैम्डा m है ना, और ये हो जाएगा ऊपर नीचे आप है ना, तो लैम्डा नॉट m टू लैम्डा नॉट m बाई लैम्डा m, और ये -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो क्वेश्चन में लिखा है 1 बाई लैम्डा m अगेंस्ट सी लैम्डा m, आप क्वेश्चन देखे होंगे, तो 1 बाई लैम्डा m को हम मान लेंगे y और सी लैम्डा m को x मान लेंगे, तो ऐसा कर लेंगे k इक्वल टू ऊपर मान लेते हैं x एक्सिस है, और ये हो जाएगा लैम्डा m लैम्डा नॉट m इंटू क्या हो जाएगा 1 बाई लैम्डा m है ना, तो 1 बाई लैम्डा m को y मान लेते हैं, y लैम्डा नॉट m माइनस है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो हो जाएगा y लैम्डा नॉट m -1 इक्वल टू एक्स बाई के लैम्डा नॉट m, है ना, तो दोनों साइड लैम्डा नॉट m से डिवाइड कर दो, +1 कर दो, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला हम फॉर्मूले के आ रहे हैं, तो x बाई के लैम्डा नॉट m का स्क्वायर, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन वाले बता रहे हैं, +1 बाई लैम्डा नॉट m। तो आपको पता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, मैथ से पढ़े होगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो यहां पर स्लोप क्या दिया है, स्लोप दिया है क्वेश्चन में s दिया है, तो s हो जाएगा 1 बाई के लैम्डा नॉट m स्क्वायर, और p इंटरसेप्ट है 1 बाई लैम्डा नॉट m। डिवाइड करोगे है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है कि p बाई s क्या है, तो डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस है दिख जाएगा है ना आपको k इंटू लैम्डा नॉट m, ए ऑप्शन होगा, है ना, आपको ए ऑप्शन होगा डिवाइड करोगे तो। ये बड़ा क्वेश्चन था है ना, और इतना हम तो बहुत आराम से कर दिए क्योंकि हमको पूरा फॉर्मूला ऐसा पता था। आपको इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में कम टाइम में तभी कर पाओगे जब आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो। मतलब ये अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन लग रहा है लेकिन उन्हीं के लिए था जो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किए हुए हैं, है ना, तो ये गुड क्वेश्चन था, है ना। थोड़ा कैलकुलेटिव भी था, तो बच्चे एग्जाम में उतना सोच नहीं पाते हैं, कहीं ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, तो ये गुड क्वेश्चन था, ठीक है। आंसर इसका ए ऑप्शन होगा, आप देख सकते हो, है ना, ए ऑप्शन है के लैम्डा नॉट m, लेकिन इसका हम कोई रेफरेंस नहीं दिए हैं, इसलिए रीजन ये है कि एनसीईआरटी से ऐसा कुछ था नहीं लेसन, ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है,
अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से है ना, आपको दिखाएंगे कौन सा क्वेश्चन है। आयनिक इक्विलिब्रियम में बैक साइज का क्वेश्चन है। जो बच्चा एनसीईआरटी इक्विलिब्रियम चैप्टर से सॉल्व किया होगा उसको ये क्वेश्चन पता होगा कौन सा क्वेश्चन का बात करें, बाद में रेफरेंस भी देंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, हम हट जाते हैं फ्रेम से, है ना। इसको पॉज करके आप सॉल्व करो, फिर सॉल्यूशन देखना। तो ऑन डिक्रीजिंग द पीएच फ्रॉम 7 to 2, तो याद रखना पीएच 7 मतलब प्योर वाटर का बात कर रहा है। तो mx सॉल्ट है ना, सॉल्ट है आपको mx, तो mx का क्या हो जाएगा KSP, है ना। तो एस स्क्वायर होता है, आपको पता है सॉल्युबिलिटी एस मान लो एस स्क्वायर है, तो KSP क्या हो जाएगा आपको, ये दिया है ना, तो KSP हो जाएगा 10⁻⁻8। ठीक है, pH 7 मतलब प्योर वाटर, तो प्योर वाटर में हम इस सॉल्ट का हम KSP निकाल दिए, KSP एस स्क्वायर होता है। और pH 2 कर रहे हैं तो अब सॉल्युबिलिटी इसका बढ़ गया, 10⁻⁻4 से 10⁻⁻3 हो गया। तो देखो क्या होता है फर्दर, एसिडिक मीडियम में जो X माइनस है वो H+ से रिएक्ट करके HX दे देता है ना। और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/K से, 1/K से। अब तुम दोनों को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को। तो आप तो ये तो पढ़े हो कि दो रिवर्सिबल रिएक्शन को ऐड करते हैं तो उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो mx x माइनस कट जाएगा, प्लस H+, रिवर्सिबल साइन m+ प्लस HX, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा KSP/K। mx का सॉल्युबिलिटी आपको दे दिया है 10⁻⁻3, और pH भी दिया है 2, तो H+ हो जाएगा 10⁻⁻2, है ना। ये इनिशियली 0 0। अच्छा mx याद रखिएगा सॉलिड है, वैसे ये लिमिटिंग एजेंट भी है और सॉलिड भी है, तो आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन में प्योर सॉलिड नहीं आता, तो ये तो लिमिटिंग एजेंट है, कंप्लीट खत्म हो जाएगा। और 10⁻⁻2 10⁻⁻3 से काफी बड़ा है, तो ये 10⁻⁻2 ही रह जाएगा। फिर से बोल रहे हैं 10 टाइम्स बड़ा है तो लगभग उतना ही रह जाएगा। और m+ कितना हो जाएगा 10⁻⁻3, क्योंकि mx लिमिटिंग एजेंट है ना। और आपसे pK पूछ रहा है HX का, सॉल्व कर लो। तो KSP/K क्या हो जाएगा, कर लो 10⁻⁻3 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन 10⁻⁻2, और KSP हम निकाल दिए हैं 10⁻⁻8, पुट कर दो, है ना। तो K 10⁻⁻4 आ जाएगा, तो pK 4 हो जाएगा। देखिए हम इतना जल्दी से इसलिए सॉल्व कर दिए क्योंकि हमको ये एनसीईआरटी क्वेश्चन पता है, हम क्लास में भी करवाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। हम जिस बच्चों को पढ़ाते हैं उनको ये क्वेश्चन सर्किल करवा देते हैं, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन तो दिया है लेकिन इसका एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट नहीं दिया है ना। तो ये एडवांस का क्वेश्चन पहले से ही बताते हैं, एडवांस में आने लायक क्वेश्चन है, और देखिए एडवांस में फिर से आ भी गया डेटा चेंज करके। तो इस आपको लग रहा होगा हम इतना जल्दी कैसे कर दिए, क्योंकि हम ये क्वेश्चन क्लास में हर साल करवाते हैं, तो एक तरह से याद हो गया है प्रोसेस। तो इसलिए बोलते हैं एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है लेकिन डायरेक्ट एनसीईआरटी से बस डेटा चेंज है। देखो 7.70 क्वेश्चन है ना। जो स्टूडेंट 2024 या 2025 में जी एडवांस देंगे, जब आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ लियो या पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। 7.70 क्वेश्चन है ना। उसमें आपको सॉल्विबिलिटी पूछ रहा है, के दिया है, इसमें उल्टा कर दिया है, के पूछ रहा है, सॉल्विबिलिटी दिया हुआ है ना। बस फिर से बोल रहे कॉन्सेप्ट सेम है, डेटा चेंज है। तो ऑब्वियस एडवांस में एनसीईआरटी के बैक से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं देगा, थोड़ा बहुत तो मॉडिफाई करेगा ही। डिफिकल्ट बट फ्रॉम एनसीईआरटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। इसमें 2 चैप्टर को मिक्स किया है, अल्कोहल फिनॉल ईथर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो देख लीजिए क्या है, फिनाइल अल्काइल ईथर है, बहुत सिंपल है, और इसको HI से ट्रीट करेंगे, बहुत फेमस रिएक्शन है, हम क्लास में कई बार बताते हैं कि अल्काइल फिनाइल ईथर HI के साथ हमेशा फिनॉल देगा। ये आप भी याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, अल्काइल फिनाइल ईथर HX के साथ हमेशा फिनॉल देता है, क्योंकि एराइल ग्रुप का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। मतलब जो HI है उसमें जो I माइनस है वो हमेशा R पे ही अटैक करेगा, एराइल ग्रुप का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, तो इसलिए हमेशा फिनॉल मिलता है। ठीक है, तो क्यू फिनॉल हो गया। और ये आपको पता है एनसीईआरटी में कोल्ब्स रिएक्शन है ना, रीमर टीमेन के नीचे है एनसीईआरटी में, तो ये बनेगा सैलिसाइलिक एसिड।
ये सैलिसाइलिक एसिड बनेगा। ये भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट रिएक्शन है, कोल्स रीमर टीमन कोल्स रिएक्शन, यही तो दो फेनॉल का ढंग के रिएक्शन है एनसीईआरटी में। और ये एस्पिरिन का प्रिपरेशन स्ट्रिफिकेशन में दिया है, आप चेक करो एनसीईआरटी, एस्पिरिन का प्रिपरेशन दिया, हम रेफरेंस भी दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो ये एस्पिरिन बन जाएगा, है ना, ये एस्पिरिन बनता है। एस्पिरिन पढ़ो, एनसीईआरटी में दिया भी एनाल्जेसिक होता है, पेन रिलीवर। तो एस आपको एस्पिरिन है, एस्पिरिन का बात कर रहा है, तो इसका आंसर बी होगा, है ना। डी गलत है, ऑर्थो एसिटाइल नहीं है, एसिटॉक्सी होगा, एसिटाइल नहीं होगा, है ना। इसका रेफरेंस आपको दिखाते हैं एनसीईआरटी में, ये केमिस्ट्री जो ये दो शुरू का 3 पार्ट है ना, ये केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ का है। तो पहले आपको रिएक्शन पूछ दिया अल्कोहल फिनॉल ईथर से, और फिर इसका जो क्वेश्चन वाला पार्ट है वो केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ से आ गया। देखो रेफरेंस दिखा देते हैं आपको, दिख जाएगा आपको, है ना। देखिए ये एस्पिरिन वाला पार्ट हो गया, कैसे एस्पिरिन बनता है ना, ये एस्पिरिन वाला पार्ट हो गया। और ये देखो जो दिया ही एस्पिरिन इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स नोन एज, यही था बी ऑप्शन, ठीक है। इसीलिए बार बार बोलते हैं केमिस्ट्री का एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और तुम देख सकते हो अभी तक सारे क्वेश्चन लगभग एनसीईआरटी थे, या एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट जरूर था। तो फिर से जेई एडवांस, जेई मेंस के साथ साथ जेई एडवांस में भी केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया है ना। तो एनसीईआरटी जरूर पढ़िए अच्छे से, एक बार नहीं कम से कम 5 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िएगा तभी सब कुछ दिमाग में बैठेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, पी ब्लॉक प्लस स्टोइचियोमेट्री मिक्स कर दिया है, सिलिकॉन से क्वेश्चन है, प्रोडक्ट दे दिया है, तो सिलिकॉन्स भी एनसीईआरटी, वैसे एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं बोलेंगे हम, इनडायरेक्ट है, तो मतलब जिसके पास दिमाग है थोड़ा वो एनसीईआरटी पढ़ के भी कर सकता था क्वेश्चन, वैसे थोड़ा इसको मॉडरेट क्वेश्चन बोलेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में तो है नहीं। तो देख लो रिएक्शन क्या है, एक मिनट, है ना, ये कलर हम थोड़ा सा ग्रीन देख लीजिए क्या होगा, 4CH3 होल ट्वाइस SiCl2 प्लस वाटर, क्योंकि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टेट्रामेरिक साइक्लिक प्रोडक्ट दे चुका है, तो हमको हिंट मिल चुका है ना। तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट देख लो, SiO 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 यही टेट्रामेरिक है, ठीक है। सब में 2 मिथाइल होगा, मिथाइल नहीं बना रहे आप समझ सकते हो, सब में 2 मिथाइल होगा, प्लस कितना हो जाएगा आप देख लो, 8 HCl हो जाएगा, है ना, 8 HCl होगा। बैलेंस देख लेना। अब मेन कहानी क्या है, इसका दिया है आपको 516 ग्राम, रिएक्टेंट का दिया है 516 ग्राम, तो इसका मोलर मास निकाल लो आप। सिलिकॉन का होता है कितना, 28, 109, 109, 24, 123, हाँ 129, तो इसका मोल्स हो जाएगा 516 अपॉन 129 विच इज इक्वल टू 4, 4 मोल दिया है, तो बहुत बढ़िया। इसका 4 मोल, प्रोडक्ट का 1 मोल दे रहा है। अच्छा यहाँ मिथाइल बनाना पड़ेगा, इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि मोलर मास निकालना है, बनाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन पूछा है वेट इन एक्स, एक्स तो यही है, बनाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो इसका मोलर मास निकालो कितना हो जाएगा, देख लीजिए। मिथाइल का कितना होता है, मिथाइल का 12 3 15 120, है ना, 12 3 15 120 हो गया। सिलिकॉन कितना है 4 112, ऑक्सीजन कितना है 4 64 70 296 ग्राम आ गया। और क्वेश्चन में परसेंटेज यील्ड 75% दिया है, तो 296 का आपको 75% लेना पड़ेगा, 222 ग्राम, 222 ग्राम आंसर। देखिए है ना, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, हम चूंकि इस तरह क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए तेजी से कर दिए। एज ए स्टूडेंट आपको थोड़ा इस तरह क्वेश्चन में टाइम लगेगा, है ना। तो ये कम से कम 5 मिनट में होने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि थोड़ा सा एग्जाम में नर्वसनेस भी होता है ना। यहाँ हमको नर्वसनेस नहीं है,
क्योंकि हमको ये सब आता है, आप स्टूडेंट हो, फर्स्ट टाइम एडवांस दे रहे हो, तो थोड़ा नर्वसनेस भी होगा। तो ये क्वेश्चन कम से कम 5 मिनट में होने वाला था, तो अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे लेकिन मॉडरेट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेफरेंस है सिलिकॉन वाला, वही चीज है ना। वहां आपको प्रोडक्ट में टेट्रामर दे दिया था, तो 2 मोल से 1 मिलता है, तो टेट्रामर के लिए उस दिख गया होगा आपको क्या होने वाला है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं, है ना। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर है, तो रियल गैस का क्वेश्चन लग रहा है ना। रियल गैस फिर पूछ रहा है आइडियल गैस बिहेवियर, तो मतलब इसमें है ना आपको रियल गैस और आइडियल गैस के कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया है। तो चलो देखते हैं कैसे होगा। तो Z क्या होता है आपको, PVM/RT, ये तो पता है आपको, है ना, NCERT में मेंशन है। तो Z होगा 0.5, P क्वेश्चन में दिया है X, VM दिया है 0.4, RT, है ना। तो सॉल्व कर लो, तो X आ जाएगा 5/4 RT, X आ जाएगा 5/4 RT। बाद में लिख रहा है कि इट शोज आइडियल गैस बिहेवियर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसीलिए हम RT रख दिए, कोई टेम्परेचर प्रेशर सेम है। तो फिर से पुट करो, अब आइडियल गैस इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू, क्या पूछ रहा है उसमें, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइडियल गैस है RT/P, है ना। और सेम टेम्परेचर दिया क्या 5/4 RT, तो ये 4/5 हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है x/y, क्वेश्चन पूछ रहा है x/y, तो ये है x है, ये y है, तो x/y कर लो, VMy था तो x/y आ जाएगा, है ना। 5/4 डिवाइडेड बाई 4/5, 25/16 RT, R आपको दिया हुआ है ना, और T क्या दिया है 800 केल्विन, वैल्यू पुट कर दो, तो 25/16 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 800, ये कट गया, 100 आ गया, क्या आ गया 100 आ गया। सिंपल क्वेश्चन था ये भी, है ना। ये तो डायरेक्ट हम एनसीईआरटी से क्वेश्चन कहेंगे, और इसमें 2 से 3 मिनट आप कर लेगा, 2 से 3 मिनट, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। बस इसमें यही ट्रिक हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे आपको RT कैंसिल नहीं करना था, मतलब RT का वैल्यू नहीं पुट करना था। अगर आप RT का वैल्यू पुट कर दे तो 1-2 मिनट आपका और एक्स्ट्रा लग जाता। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, आप कैलकुलेशन हमेशा लास्ट स्टेप के लिए रख दीजिएगा, क्योंकि कई बार लास्ट स्टेप में सब कुछ कैंसिल आउट हो जाते हैं। मिडिल स्टेप में कीजिएगा तो आपको फिर से कैलकुलेशन दोबारा करना पड़ेगा। इजी क्वेश्चन था, तो हम इजी क्वेश्चन बोलेंगे, है ना। तो इजी क्वेश्चन था। देखो एनसीईआरटी में कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर दिया है Z इक्वल टू PV/NRT, मोलर वॉल्यूम लोगे तो V/N को VM ले सकते हो। अगर आप मोलर वॉल्यूम लीजिएगा ना तो V/N को आप VM ले सकते हो, ठीक है ना। V/N जो यहाँ पर है, V/N को VM ले सकते हो, VM इक्वल टू V/N, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन था, है ना। थोड़ा टाइम लगता 3-4 मिनट, लेकिन हो जाता, डूएबल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी बड़ा क्वेश्चन था, है ना। सच मायने में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन वही बच्चा से सही होता जो बहुत क्वेश्चन, मतलब बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है मेंस एडवांस का, है ना। मतलब काफी बड़ा क्वेश्चन भी है, आप पढ़ लो एक बार, स्क्रीनशॉट सॉल्व कर लो इसको, वीडियो को हम फ्रेम साइड जाते हैं, आप इसको पॉज करके इसको सॉल्व कीजिएगा, फिर सॉल्यूशन देखिएगा। ये काफी बड़ा क्वेश्चन है ना। हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा। एग्जाम में थोड़ा इस तरह क्वेश्चन काफी कम होते हैं, कोई कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो ही जाएगा, है ना। और एनसीईआरटी में इसका रेफरेंस उतना दिया नहीं है, थोड़ा सा रेफरेंस दिया है, वो हम दिखा देंगे आपको, लेकिन ज्यादा कुछ दिया नहीं है। तो देखो फिर कैसे करेंगे। तो पहले आप ये देखिए, 1/T दिया है, यानी कि T 500 केल्विन है, T क्या है 500 केल्विन, और log KF 9 दिया है, तो KF हो जाएगा 10⁻9। ये सब डेटा, ये डेटा तो हम ग्राफ से मिल गया। और देखिए 10⁻50, 10⁻15 और 10⁻11 है, 10⁻11 है, ठीक है। 10⁻15 और 10⁻11 है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, 500 केल्विन पे log K दिया है 6, तो log K 6 दिया है, तो K हो जाएगा 10⁻6, और ये आपको पता है इक्वल टू होता है KF/KB,
के एफ बाई के बी। के एफ क्या दिया है 10 का पावर 9, तो के बी क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लो। के बी हो जाएगा 10 का पावर 9 अपॉन 10 का पावर 6, तो 10 का पावर 3 हो जाएगा। तो के बी हो गया 10 का पावर 3। तो के बी यहां से हमको मिल गया। ठीक है, अब के बी मिल गया तो यहां से हमको ये भी निकालना पड़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, लॉग के बी। क्वेश्चन पूछ रहा है लॉग के बी। क्वेश्चन में लॉग के बी पूछ रहा है 215 केल्विन पे, है ना। इसमें लॉग के बी पूछा है, तो उसको देखते हैं हम कैसे करेंगे। अब हमको नेक्स्ट स्लाइड में आना पड़ेगा, या इसी में करते हैं। ये देख लीजिए, अब लॉग के बी को लिख सकते हो इक्वेशन, है ना। ये आपको पता होगा इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन से के बी हो सकता है ए बी इंटू ई का पावर माइनस ई ए बी बाई आर टी, है ना। तो लॉग के बी हो जाएगा लॉग ए बी माइनस, है ना, ई ए बी बाई 2.303 आर टी। ठीक है, और आपको ए बी दिया है 10 का पावर 11। ए बी क्या दिया है 10 का पावर 11, तो ए बी 10 का पावर 11 है। और के बी क्या निकालते, एक के बी निकालते 10 का पावर 3। आप के बी 10 का पावर 3 निकाले थे, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू, यहां पे ए बी क्या है ना 10 का पावर 11, तो 11 माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी, है ना। और टेम्परेचर कौन सा है, ये टेम्परेचर हम बात कर रहे हैं 500 केल्विन का। टेम्परेचर क्या है 500, तो सॉल्व करना पड़ेगा। यहां पर आप देख लो, ई ए बाई ई ए बी होगा, ई ए बी, तो ई ए बी बाई 2.303 आर, टेम्परेचर 500 केल्विन है, इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो ई ए बी बाई 2.303 आर आपको आ जाएगा 4000। क्या आ जाएगा 4000। ये डेटा आप याद कर लो, क्योंकि अगले में यूज करेंगे। ये भी बाई 2.03 आ जाएगा 4000, क्योंकि वो 250 पे निकालना है। ये डेटा हम निकाल लिए 500 केल्विन पे, अब यही 250 पे भी यूज करेंगे। तो ये मिल गया। तो आगे स्टेप फिर देखिए क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन पुट कर देंगे, इसी क्वेश्चन पुट करेंगे फिर से, तो देख लो, है ना। तो अगले स्टेप में चलते हैं। तो क्या होगा, लिखो लॉग के बी इक्वल टू लॉग ए बी माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी, है ना, 1 बाई टी। अब देखो ए बी 10 का पावर 11 था, तो लॉग के बी ये 11 हो जाएगा, और ये 4000 था, है ना। ये 4000 था, हम अभी लिखा लेते हैं आपको, और टी 250 है, तो 11 माइनस 16 माइनस 5 हो जाएगा। क्वेश्चन में मॉड पूछा है, आप देखिए अच्छे से, मॉड लॉग के बी पूछा है, तो मॉड लॉग के बी 5 हो जाएगा। ये बड़ा क्वेश्चन, 3-3 बार डेटा यूज करना पड़ा है। इस तरह क्वेश्चन बहुत अच्छा बच्चा वही कर पाया होगा। हम फिर पढ़ रहे, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था। लग तो रहा है सारा फॉर्मूला बेस्ड, लेकिन एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था, क्योंकि मल्टीपल बार आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ रहा है ना। तो इसको हम डिफिकल्ट क्वेश्चन लेंगे। ये पहला क्वेश्चन था जो एक्चुअली में डिफिकल्ट है ना। बहुत कम बच्चों से, हम बोल रहे हैं सिर्फ जो अंडर 100 रैंक वाले बच्चे हैं उन्हीं से हुआ होगा क्वेश्चन, क्योंकि काफी लेंदी भी है और बार बार फॉर्मूला यूज करना पड़ रहा है। ये 1 to 100 रैंक वाले ही बच्चे कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेफरेंस वही है, आर्हेनियस इक्वेशन से सब खेल है ना। आर्हेनियस इक्वल है ना, के जैसे के इक्वल टू होता है ए इंटू ई का पावर माइनस ई ए बाई आर टी, तो फॉरवर्ड के लिए के एफ ए एफ ई का पावर माइनस ई एफ, और बैकवर्ड के लिए के बी ए बी ई का पावर माइनस ए बी है। तो इसी से, लेकिन इतना बार फॉर्मूला यूज करना है कि बच्चा कैलकुलेशन मिस्टेक करेगा ही। लेंदी क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का। ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का है, और इस तरह क्वेश्चन केमिस्ट्री के हम फिजिक्स में ज्यादा पढ़ते हैं बच्चे, है ना। केमिस्ट्री में बच्चे कर सकते हैं, है ना, पढ़ाया जाता है, लेकिन इस तरह न्यूमेरिकल फिजिक्स में ज्यादा आता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आप देख लो, आप, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि है ना बड़ा क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा ये भी काफी लेंथी क्वेश्चन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन हम इससे देखते हैं। आप देख लिए होंगे, आप सॉल्व कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। ये एक्चुअल पेपर है एडवांस का,
उससे हम देखते हैं। तो 1 मोल ऑफ एन रिवर्सिबल प्रोसेस, पहला एडियाबैटिक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस तो आप पढ़े हो कि पीवी का पावर गामा कांस्टेंट होता है, तो इसको लिख सकते हो टी इंटू वी का पावर गामा -1 कांस्टेंट होगा। ये एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में यूज होता है। तो अब डेटा देखो, पहले में T1 कितना है, T1 है आपको, है ना 600 केल्विन, और वॉल्यूम कितना है 10, अच्छा मोनो एटॉमिक गैस दिया है तो गामा 5/3 होता है, ये तो पता होना चाहिए। तो 10 का पावर 5/3 - 1 2/3 इक्वल टू, बाद में कितना है T 60 है, और वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम क्या दिया है उसमें, VB दिया है, VB कुछ लेबलिंग किया है V1 V2 की, खुद से करना पड़ेगा, V2 किया है V2, तो V2 का पावर 2/3 है ना, ये 10 टाइम्स हो गया, तो V2 इक्वल टू हो जाएगा, है ना, हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 का पावर 3/2 इंटू 10, तो 10 का पावर 5/2, तो V2 आ गया आपको 10 का पावर 5/2 लीटर, मीटर क्यूब में है तो मीटर क्यूब, तो V2 आपको आ गया। चलिए अब क्वेश्चन में दिया है टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड, है ना, टोटल हीट एब्जॉर्ब दिया है। अब एक चीज ग्राफ में देखो ध्यान से, थोड़ा पीछे आ रहा है फिर से, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो एडियाबैटिक में तो Q0 होता है आपको पता है, तो जो भी हीट एब्जॉर्ब होगा वो आइसोथर्मल में होगा, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी हीट एब्जॉर्ब होगा वो आइसोथर्मल में होगा, क्योंकि एडियाबैटिक में Q0 होता है। तो टोटल Q कितना दिया हुआ है, RT2 ln10, तो RT2 ln10 इक्वल टू हो गया 0 प्लस, अच्छा ये पता है आपको आइसोथर्मल में जो Q होता है ln में है, तो हो जाएगा nRT2, है ना, nRT2 ln V3/V2, ln V3/V2, है ना, यहां 2 log V3 पूछ रहा है, 2 log V3, ठीक है ना, साथ साथ दिख रहा है 2 log V3। तो अब देख लीजिए क्या होगा, वैल्यू देखिए आप, हाँ NRT2 है, T2 ले लो, NRT2 ln V3/V2, V3/V2, अच्छा V2 पता है हमको, V2 पता है हमको, देख लो RT2 ln10 इक्वल टू NR, मोल्स कितना दिया है 1 मोल, तो RT2 ln, अच्छा ये कर दोगे ln V3 ln V2, है ना, और V2 था आपको याद होगा 10 का पावर 5/2, है ना, V2 क्या था 10 का पावर 5/2, V2 था 10 का पावर 5/2, है ना आपको, तो कर लो RT2 ln10 इक्वल टू, है ना, ये हो जाएगा आपको RT2, अच्छा RT2 कट कर दो, हाँ यहाँ पे RT2 तो कट जाएगा पूरा, बढ़िया है, RT2 तो कट जाएगा, एक मिनट, RT2 यहाँ पे तो कट जाएगा, RT2 कट जाएगा, तो ln10 आ जाएगा, ln10 इक्वल टू ln V3, और V2 था आपको 10 का पावर 5/2, तो ln 10 का पावर 5/2, है ना, इसको सॉल्व कर दो ln, है ना, तो इसको इधर लेके आ जाओ आप, तो ln10 प्लस ln 10 का पावर 5/2 इक्वल टू ln V3, तो ln V3 हो जाएगा, है ना, log A प्लस log B क्या होता है log AB, तो ln 10 का पावर 7/2, है ना, ln 10 का पावर 7/2, और क्या हो जाएगा ये ln log V3, तो आप क्या कीजिए, क्या पूछ रहा है 2 ln V3 ना, तो इसको 7/2 कर दो, 7/2 कर दो, ln V3 इक्वल टू ln, हाँ तो ln क्या हो जाएगा आपको 7/2 ln 10, 7/2 ln 10, फिर क्या पूछ रहा है आपसे
2 log v3 है ना, तो बात सेम है, तो 7 हो जाएगा, 2 इंटू 7/2 इक्वल टू 7 है ना। v3 आपको आ गया 10⁻7/2, पुट कर दो, देखो यहां से साफ साफ दिख रहा है आपको, वैल्यू पुट कंपेयर कर दोगे ना तो दिख जाएगा आपको ln v3, देखो ln v3 है ln 10⁻7/2, तो उसे कंपेयर कर दोगे ना, v3 साफ साफ दिख जाएगा कि 10⁻7/2 है ना, तो उसको लॉग में पुट कर दो, है ना, वो आ जाएगा अपने आप आपको, है 7/2 log 10 लॉग, है ना, 7/2 log 10 हो जाएगा, log 10 1 होता है, और 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 log v3 पूछ रहा है, तो 7 आ जाएगा। तो फिर से देख लो, बड़ा क्वेश्चन हमने बता रहे, यही बड़ा क्वेश्चन था। क्या क्या किए हम पहले एडियाबैटिक रिवर्सल प्रोसेस का इक्वेशन यूज कर दिए, है ना, t इंटू वी का पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उससे हम निकाल दिए v2, है ना। अच्छा, ये पता है एडियाबैटिक रिवर्सल प्रोसेस में Q 0 होता है, तो टोटल हीट एब्जॉर्ब दिया है, तो जो भी Q होगा वो आइसोथर्मल में होगा, और आइसोथर्मल में Q होता है, आपको पता है nRT, है ना, क्योंकि डेल्टा U क्या होता है, Q - W, है ना, और यहां पे दिख रहा है वर्डन नेगेटिव होगा, ठीक है, तो जो भी होगा आपको वो इससे हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दोगे तो हो जाएगा आपको, जो टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड इन द प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, एक बार फिर से आपको थोड़ा 2-3 कॉन्सेप्ट बताए थे इसका। पहला ये था कि जहां पर हम ऐड इसलिए कर दिए हैं क्योंकि आपको पता होगा आइसोथर्मल में डेल्टा U 0 होता है, तो Q - W हो जाएगा यहां पर, डेल्टा U, फर्स्ट लॉ क्या होता है, डेल्टा U इक्वल टू Q + W, और आइसोथर्मल में डेल्टा U 0 होता है आइडियल गैस के लिए, तो Q - W हो जाएगा, है ना। और आपको पता है वर्क डन इन एक्सपेंशन है, तो वर्क इन एक्सपेंशन नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट ऐड हो गया। ये आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि हम डायरेक्ट यहां पे कैसे ऐड कर दिए, समझ में, इसलिए हम डायरेक्ट ऐड कर दिए क्योंकि Q - W होता है आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में, और वर्क डन इन एक्सपेंशन नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम आपको समझा दिए। और यहां पर क्या था कि ln v3 इक्वल टू ln 10⁻7 2 आ गया, तो v3 10⁻7, है ना, 10⁻7/2 आ जाएगा, और यहां पुट कर दोगे तो log 10 1 होता है, 2 इंटू 7/2 7 आ जाएगा। ये बड़ा क्वेश्चन था, समझ गए, थोड़ा ये इसको भी हम डिफिकल्ट क्वेश्चन बोलेंगे, और थोड़ा एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो ये भी क्वेश्चन वही बच्चे कर सकते हैं जो अंडर 100 रैंक लाएंगे, मतलब वही तो करीब 290 से, है ना, 350 की रेंज वाले बच्चे के लिए है, क्योंकि गलती होने का चांस बहुत ज्यादा है। इसका कोई रेफरेंस नहीं दिए हैं क्योंकि इस तरह क्वेश्चन कभी आया नहीं है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस एनसीईआरटी में दिया है, एडियाबैटिक दिया है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन आया नहीं है कभी, है ना, इसलिए हमको रेफरेंस नहीं दिए हैं इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह क्वेश्चन आया है, हम पीवाईक्यू देंगे हम इसका रेफरेंस आपको। इस तरह क्वेश्चन पहले आ चुका है, 2020 में था, डेटा चेंज किया लेकिन आया है। तो अब देखो क्या दिया है इसमें, दो टेम्परेचर पे दिया है, ए गैस रिवर्सिबल साइन, पी गैस, है ना। आप देख सकते हो क्वेश्चन, पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो अब देख लो क्या है, पहला केस में P क्या है 4, टोटल 6 है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो K पहला केस में 2 हो गया। तो टेम्परेचर क्या दिया T1, तो K1 2 हो गया। फिर क्या है T2 पे क्या हो जाएगा, T2 में उल्टा हो जाएगा, है ना। आपको क्या दिया, ये 2 दिया है तो ये 4 हो जाएगा, तो K2 आपको 2/4 हो जाएगा, हाफ। मतलब K1 K2 सिंपल है भाई, दिया है एक बार, देखो ये 4 होगा तो ये 2 होगा, ये 4 होगा तो ये 2 होगा, है ना। K1 तो होता प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये तो सिंपल था। K1 K2 तो आसानी से निकल गया। अच्छा, डेल्टा G1 2 नॉट माइनस डेल्टा G1 नॉट इक्वल टू दिया है RT2 ln x, है ना, RT2, तो क्या पूछ रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए तो हम ये अगले पे सॉल्व कर रहे हैं। देखो K1 2 है और K2 हाफ है ना, और आपको पता है डेल्टा G2 नॉट होगा माइनस RT2 ln K, है ना, ln K2, और डेल्टा G1 नॉट होगा माइनस RT1 ln K1। क्या पूछ रहा है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो डेल्टा G2 नॉट माइनस डेल्टा G1 नॉट इक्वल टू लिख दो
माइनस आर टी टू, वैल्यू पुट कर दो L.5। अच्छा टी आपको दिया है क्वेश्चन में T1 इक्वल टू 2T2 दिया है, क्वेश्चन देख लो, T1 इक्वल टू सब शूट कर देंगे, तो माइनस घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस आर इंटू 2T2 ln2 क्या हो जाएगा आपको देख लो। अच्छा ये माइनस है तो ये हो जाएगा आर टी टू ln2 हो जाएगा, माइनस हाफ का पावर -1 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आर टी टू ln4, ये हो जाएगा आर टी टू ln8। क्या पूछ रहा है आपसे, ln(x) x8 आ जाएगा। ये इजी क्वेश्चन था, है ना। अब अगर आप एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस तरह के क्वेश्चन तो हो ही जाने चाहिए। और चूंकि ये 2020 के पीवाईक्यू में भी था तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि बहुत पहले आया था, 3 साल पहले ही आया था, तो ये पीवाई तो वो करना चाहिए। और उस साल भी इजी क्वेश्चन था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंपल डायरेक्ट, मतलब ये एनसी जो बच्चा एनसीईआरटी भी सॉल्व करता है ना वो भी कर सकता था। और इस तरह क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। आप देख लो, हम आपको रेफरेंस देते हैं 2020 का पीवाईक्यू, 2020 के पीवाईक्यू में इस तरह का क्वेश्चन था, देख लो ये क्वेश्चन। अब चाहो तो इसको भी पॉज करके सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, 2020 के जेईई एडवांस में आया था पीवाईक्यू में, क्वेश्चन नंबर 14 था, है ना। जेईई एडवांस की ऑफिशियल वेबसाइट से स्क्रीनशॉट उठाया हुआ है, उस स्टाइल भी बहुत इजी क्वेश्चन था, कर लेना सॉल्व। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, है ना। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए एनसीईआरटी का रिएक्शन, हम रेफरेंस दे देंगे आपको, ये एनसीईआरटी में रिएक्शन दिया है जो CN ग्रुप को LiLH4 CH2 NH2 में रिड्यूस कर देता है, मतलब, है ना। तो पहले बना दो आप, पहले बना दीजिए प्रोडक्ट, रिड्यूस कर देते हैं CH2 NH2 CH2 NH2 CH2 NH2 और CH2 NH2, ठीक है। और एसिटोफिनॉन एक्सेस में है तो होता क्या है, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये एसिटोफिनॉन है, NH2 का 2 हाइड्रोजन और एसिटोफिनॉन का ऑक्सीजन मिलके वाटर हट जाता है। थोड़ा सा हीट देना चाहिए था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हीट नहीं दिया है लेकिन बच्चा सोच लिया होगा, हीट देना चाहिए, बिना हीट के वाटर नहीं हटेगा। तो देखो ये सिमेट्रिकल पूरा है, एक्सेस में है तो चार मोल लगेगा, 1 मोल 2 मोल 3 मोल 4 मोल, हम 1 बना देंगे, बाकी इंटू 4 कर देंगे आंसर, है ना। 1 हम बना देते हैं आपको समझाने के लिए, 1 मिनट। CH2 N डबल बॉन्ड C CH3 PH, यही इस साइड भी होगा CH2 N डबल बॉन्ड C CH3 PH, यही इस साइड भी होगा, है ना, CH2 N डबल बॉन्ड C CH3 PH, यही इस साइड भी कर लेना, थोड़ा सा जगह कम है। देख लो क्या होगा, क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पूछा है, केवल केवल कार्बन पूछा है, तो बेंजीन में 6 होगा, पीएच बेंजीन होता है ना, फिनाइल होता है, जुड़ा हुआ है किसी से, तो 6 तो बेंजीन हो गया। और एक कहां से आ गया, ये वाला भी sp2 है, ये वाला भी sp2 है, ये वाला भी sp2 है, इस साइड भी H2 का, तो एक साइड 7 है, 7 4 जा क्या हो जाएगा 28, 7 4 जा 28 होगा आंसर। ये इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा शांत दिमाग से करना था, ये क्वेश्चन हो जाता। बड़ा स्ट्रक्चर है इसलिए बच्चे गलती कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन काफी इजी था ये, है ना, ये डूएबल क्वेश्चन था और इस तरह क्वेश्चन होने चाहिए। तो 28 है आंसर, इसका रेफरेंस देख लीजिए, एनसीईआरटी में दिया है साफ साफ, CN को LiLH को रिड्यूस कर देता है CH2 NH2 में। चलिए अब आ गया मैच द कॉलम। देखिए मैच द कॉलम ये सब तो हम बोलते हैं ये सब फ्री के मार्क्स रहते हैं, 4 मैच द कॉलम है इस पेपर में और ये चारों सही होने चाहिए आपके, अगर यहां गलती हुआ तो आपका रैंक काफी इफेक्ट हो जाता है, ये सब फ्री के क्वेश्चन होते हैं। ओके देखिए इंटीजर टाइप क्वेश्चन में मल्टीपल टाइप में बच्चे गलती कर सकते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक, इसमें तो 1 to 1 मैच है, 2 क्वेश्चन करके ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। तो देखो कैसे करेंगे, कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, है ना, आप लोग को भी लग रहा हो केवल ग्रीन से कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये H3PO3 होता है, ये मतलब है ना, एनसी बुक्स में P4O6 देता है, तो खैर P4O6 P2O3C बना है। ये क्वेश्चन एडवांस में कम से कम 6-7 बार आ चुका है ना, हर दूसरे से, पिछले साल भी आया था इंटीरियर टाइप क्वेश्चन में PH3, ये एनसीईआरटी में भी दिया है।
तो भाई देख लो किसके पी में होगा आपको 2 और क्यू में होगा 3। कौन सा ऑप्शन है भाई? पी में 2, क्यू में 3। अच्छा, ए और डी है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। H3PO4 होता है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा 5। ओ भाई एलिमिनेट नहीं हो रहा है, तो अच्छा ऑप्शन सेट किया, ये ऑप्शन अच्छा सेट किया, एलिमिनेट नहीं हो रहा है। तो ये क्या होगा? ये ऑर्गेनिक में भी पढ़ना है, इनऑर्गेनिक में भी पढ़ना है। रिएक्शन तो इजी है, क्वेश्चन इजी है भाई, ये सब कुछ पता होना चाहिए। मतलब खास बात ये है कि हाँ एलिमिनेट नहीं काम किया, बस यही है। क्वेश्चन इजी है लेकिन एलिमिनेशन मेथड काम नहीं किया। आर का 4, डी ऑप्शन। क्वेश्चन हम बोलेंगे इजी है, लेकिन बस वही चीज है कि एलिमिनेशन मेथड काम नहीं किया। मतलब आपको चारों सॉल्व करना पड़ता, तो कम से कम 2 से 3 मिनट लगता है ना, 2 से 3 मिनट लगता, क्योंकि आपको यहाँ चारों क्वेश्चन सॉल्व करना था। वैसे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो कोई भी क्वेश्चन में 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता है ना हर एक। तो 4 का वही 2 से 3 मिनट। लेकिन यहाँ कोई ऑप्शन एलिमिनेशन वाला काम नहीं किया, ऑप्शन काफी अच्छे से सेट किया गया था। हाँ, वही रेफरेंस दे दिया है, फास्फोरस का डिस्प्रोपोर्शनेशन pH 3 है ना, एसिड क्लोराइड प्लस PCl3 POCl3 देख रहे हो आप, है ना, pH 3 POCl3 H3PO4। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही H3PO4 वाली चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। ये देखते हैं, आपको कॉम्प्लेक्स दिया है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको है ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड और वीक फील्ड लाइगेंड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना था। यहां ऑप्शन एलिमिनेशन काम करेगा, देखो क्यों। ध्यान रखिएगा, आप एनसीईआरटी ढंग से पढ़े हो, आप एनसीईआरटी बुक में नहीं देखे तो अभी जाके देखना। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में यूज करता है टर्म EgT2G, लेकिन टेट्राहेड्रल में यूज करता है T2 और E। G वर्ड यूज नहीं करता। आप एनसीईआरटी में नहीं देखे हो तो जाके देखो। तो T2E सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो R का तो आपको 4 हो गया, ऐसे ही एक ही टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अच्छा 5 भी हो सकता है। अच्छा 5 भी था, R का 4 5 किस, अच्छा नहीं, तो मतलब BCD में से होगा, मतलब नहीं, फिर ने 2 टेट्राहेड्रल दे दिया है ना। अच्छा दिमाग से बनाए क्वेश्चन दिमाग से बनाया है। चलो दूसरा देखते हैं फिर, कोई बात नहीं। P का T2G 6 इलेक्ट्रॉन है ना, और T2G ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और T2G 6 का मतलब है, ध्यान रखिएगा कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। याद रखना T2G6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में ही होता है, वीक फील्ड लाइगेंड में नहीं होता। T2G6 का मतलब है जो डेल्टा है वो P से ज्यादा है, डेल्टा इज ग्रेटर देन P। तो यहां पर वाटर वीक फील्ड लिगेंड, यहां भी वीक फील्ड, ये तो टेट्राहेड्रल चल ही गया। अमोनिया याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी में दिया है कॉम्प्लेक्स, आप एनसीईआरटी बुक देखो, ये कॉम्प्लेक्स दिया है। अमोनिया कोबाल्ट 3+ के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, तो P का 3 हो जाएगा, P का 3। चलो हो गया एलिमिनेट, P का 3 है ना, इन्हीं में से था P का 3। हाँ P का 3, अच्छा इसमें भी ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ अभी, CD है। चलो और देख लो फिर, T2G3 EG2, ये वीक फील्ड लाइगेंड है, वीक फील्ड लाइगेंड है, और D5 कॉन्फ़िगरेशन है ना, यहां पेयरिंग नहीं हो रहा है तो D5 कॉन्फ़िगरेशन है। तो D5 कॉन्फ़िगरेशन किस में होगा? 2 में होगा, है ना, Mn2 + D5 होता है, Mn2 + D5 होता है। अब बचा R, भाई देखना ही पड़ेगा कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। R देखना ही पड़ेगा, 5 इलेक्ट्रॉन किस में होगा? देखो आयरन का ऑक्सीडेशन, हाँ इसमें हो जाएगा, आयरन 3+ से 5 होगा। यहां आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, आयरन 3+ होगा, डी ऑप्शन। भाई ये भी अच्छा क्वेश्चन था, मतलब है क्वेश्चन इजी, लेकिन अब जो ऑप्शन सेट कर रहे थे एलिमिनेट हो ही नहीं पा रहा है। हमको लगा था कि एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है, मतलब आपको सब सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर भी देखिए क्वेश्चंस तो इजी है तो होने चाहिए, ठीक है टाइम लग रहा है, लेकिन टाइम दीजिए और क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि यहां गलती होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मल्टीपल में एक भी मिस हुआ गलत हो गया, इंटीजर में कैलकुलेशन में गलत हो गया, इसमें गलती होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो ये जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग दिया है एनसीईआरटी में, मतलब है ना, एनसीईआरटी जो बच्चा पढ़ा होगा अच्छे से वो कर दिया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिख रहा है साफ साफ SN1 SN2 का है ना, हैलोअल्केन्स चैप्टर का है। चलिए देखते हैं, यहां एक मिस्टेक है क्वेश्चन में। आप इस कंपाउंड को बनाओगे तो क्वेश्चन में मिस्टेक दिख जाएगा, 2 है ना। देखो बना के देख लेते हैं हम लोग, बना के देख लो। पेंटेन 1 2 3 4 5, 1 ब्रोमो 2 इथाइल। तो एक्चुअली में ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर 1 2 है ना, समझ के ना आप, 1 2 3 इधर से मतलब हेक्सेन हो जाएगा, पेंटेन नहीं होगा हेक्सेन होगा। तो ये तो मिस्टेक है। कुछ लोग बोल रहे हैं बोनस होगा, लेकिन बोनस नहीं होगा, है ना। काफी इंस्टीट्यूट सोच रहे हैं बोनस नहीं करेंगे, क्योंकि ठीक है मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन तो होने वाला था। क्वेश्चन इसमें एक ट्रिकी पार्ट है। हम लोग पढ़े हैं कि SN2 में इन्वर्सन होता है, SN2 में इन्वर्सन, लेकिन ध्यान रखिएगा तभी होता है जब हेलो, देखो ये कार्बन काइरल है, ये कार्बन काइरल है, तो SN2 में इन्वर्सन तभी होता है जब हैलोजन काइरल कार्बन से अटैच्ड हो। यहां जो हैलोजन है ये कार्बन काइरल नहीं है, तो इन्वर्सन नहीं होगा, रिटेंशन होगा। तो P का हो गया 1। ये अच्छा, मतलब ठीक है मिस्टेक कर दिया नॉमेनक्लेचर में, लेकिन एक अच्छा कॉन्सेप्ट दे दिया। याद रखिएगा इस चीज को आप, SN2 में इन्वर्सन तभी होगा जब हैलोजन काइरल कार्बन से अटैच्ड है। अगला पार्ट देखें, 2 ब्रोमोपेंटेन, फिर से SN2। हमको लगता है इससे देखो क्या होता है, 2 ब्रोमोपेंटेन C3H7 H, ये काइरल कार्बन है ना, और काइरल कार्बन है तो SN2 यहां इन्वर्सन हो जाएगा, तो Q का 1 हो जाएगा। अच्छा इन्वर्सन, सॉरी P में रिटेंशन था, P का 2 होगा, सॉरी मिस्टेक है ना, P का 2 होगा, हम बोले रिटेंशन लिख दिए 1, रिटेंशन होगा। फिर से बता रहे हैं, फर्स्ट वाले में जो हैलोजन था काइरल कार्बन से अटैच नहीं था, तो इन्वर्सन नहीं होगा, रिटेंशन होगा, है ना। तो हम बोले थे सही, मिस्टेक कर दिए। तो P का आपको 2 होता, Q का 1, P का 2 Q का 1, एक ही ऑप्शन, ये अच्छा बात था, B होगा। ये आगे हम सॉल्व करेंगे नहीं, बस इसमें एक आपको एस ऑप्शन में बता दे रहे हैं एक चीज, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर पहले से ही काइरल कार्बन प्रेजेंट हो, चीज ध्यान रखना, अगर पहले से ही एक काइरल कार्बन प्रेजेंट हो जिसका रिएक्शन से कोई पार्टिसिपेट नहीं हो, और एक और काइरल कार्बन हो, तो SN1SN2 में इसका कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज करता है, इसका चेंज नहीं करता है। तो यहां आपको इनैंसियोमर नहीं डाइस्टीरियोमर मिलता है, तो S का हो जाएगा 5। ये ध्यान रखिएगा। फिर से इस तरह के क्वेश्चन आप अपने, है ना, जो भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो उसके मॉड्यूल में इस तरह क्वेश्चन होगा, है ना। अगर मतलब कंपाउंड में 2 काइरल कार्बन हो, एक से हैलोजन अटैच्ड है, दूसरे से हैलोजन नहीं अटैच्ड है, तो जिससे नहीं अटैच्ड है उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करता, तो कभी भी आपको इनैंसियोमर टाइप नहीं मिलेगा, डाइस्टीरियोमर मिलेगा। और इसमें भी खासकर सिंगल इनैंसियोमर दे दिया है, तो मतलब ये तो चेंज होना ही नहीं है। सिंगल इनैंसियोमर एक बहुत बड़ा हिंट है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स हो चुका है, चाहे R हो चाहे S हो, जो भी हो, लेकिन ये तो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो डाइस्टीरियोमर मिलता है। लोग रेसिक मिक्सचर लगाए होंगे, गलती किए होंगे, यहाँ रेसिक मिक्सचर नहीं मिलने वाला, वही कंपाउंड में एक काइरल कार्बन पहले से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शायद लास्ट क्वेश्चन होगा इस पेपर का। ये देखो SN1 SN2 NCERT में दिया हुआ है ना, तो आप इसको देख सकते हो, उसी में ही इन्वर्सन रेसिंग मिक्सचर है ना, NCERT से ही क्वेश्चन है। अब अच्छा NCERT भी ढंग से पढ़ता ना तो कर लेता इतना, तो बस थोड़ा सा बेसिक उसको विजुअलाइजेशन होना चाहिए, थोड़ा खुद से भी सोचिएगा NCERT पढ़िएगा तो, कि कब इन्वर्सन होगा कब इन्वर्सन नहीं होगा। तो खुद देख सकते हो NCERT में हैलोजन अटैच किया हुआ है ना, यहाँ हैलोजन अटैच्ड है कार्बन से, इसीलिए इन्वर्सन हो रहा है। अगर नहीं अटैच्ड होता तो इन्वर्सन नहीं होता, अगर काइरल कार्बन रहे तो। लास्ट क्वेश्चन है पेपर 1 का, इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट NCERT से है, तो देखते हैं। सर आप लोग कर लीजिए क्वेश्चन है ना, आप क्वेश्चन वीडियो पॉज करके कर लीजिए, फिर हम सॉल्व कर देते हैं, है ना। फिर मेरा आप जो सॉल्व किए मेरे सॉल्यूशन से मैच कर लेना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मेजर प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन इन लिस्ट 2 आर द रिएक्टेंट्स, ठीक है, डीएम रिएक्शन दिया है। तो पहले इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट 2 के सारे रिएक्शन लिख दो, लिस्ट 2 के सारे रिएक्शन लिख दो। पहला है एसिटोफेनॉन और ये है क्लेमेंसन रिडक्शन, तो इथाइल बेंजीन बनेगा। एसिटोफेनॉन का स्ट्रक्चर हम पहले ही बताए हैं इस पेपर में, 1-2 बार और आ चुका है, तो आपको पता हो इथाइल बेंजीन। अब देखो इथाइल बेंजीन किसका रिएक्टेंट है, इटार्ड का
नहीं, टॉलिन होता है जनरली, गैटरमैन का नहीं, गैटरमैन कोच का नहीं, रोजेनमंड का नहीं। चलो फिर भी देखते हैं, तो 1 है किसी में, किस, चलो फिर भी एक और देख लेते हैं, देख लीजिए। 3 का टॉलिन है, टॉलिन है, टॉलिन इटार्ड रिएक्शन होता है। तो पी का 3 है किसी में, पी का 3 2 ऑप्शन में है। रोजेनमंड का, हाँ रोजेनमंड बनता है एसिड क्लोराइड से, एसिड क्लोराइड 2 में है, एसिड क्लोराइड 2 में है। टॉलिन ध्यान रखिएगा, टॉलिन KMnO4 KOH से बेंजोइक एसिड देगा और बेंजोइक एसिड SOCl2 के साथ एसिड क्लोराइड दे देगा। हम बिल्कुल श्योर होना चाहते थे इसलिए बार बार सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि इनमें नेगेटिव करोगे तो बहुत रैंक बहुत अफेक्टेड हो जाएगा, इसीलिए मैच द कॉलम थोड़ा शांत दिमाग से करना। तो रोजेनमंड आप देख लीजिए, रोजेनमंड में एसिड क्लोराइड है, मतलब एस का 2 किस में है, एस का 2 इसमें है, मतलब डी होगा, आपका डी होगा, ठीक है ना, डी ऑप्शन सही है। अब हम जितना करना था कर लिए, है ना, एलिमिनेट हो गया जो हो गया था। मेन था कि इथाइल बेंजीन तो किसी का नहीं था, तो शुरू से ही डी दिख रहा था, फिर भी हम रिकन्फर्म कर रहे थे, है ना, 2-3 और चेक कर लिए तो डी कन्फर्म हो गया। ठीक है, और तो देखिए शायद क्वेश्चन नहीं है शायद, है ना, का लास्ट ही क्वेश्चन था। अब रेफरेंस दे दिए हैं, ये एनसीईआरटी का रेफरेंस है आपका, एनसीईआरटी सारे रिएक्शन से बताए थे आपको, सारे रिएक्शन है ना, सारे रिएक्शन एनसीईआरटी से रेफरेंस है। ठीक है, तो फिर आप देख सकते हो पेपर 1 का डिस्कशन हो गया, और आप देख सकते हैं 80 to 85% क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से थे। 2-3 न्यूमेरिकल थे जो एनसीईआरटी से थे, लेकिन कैलकुलेशन काफी डिफिकल्ट था, लेकिन मेजॉरिटी क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे। तो मेरे अनुसार पेपर 1 में 17 में से 13 क्वेश्चन डुएबल था, मतलब अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो 13 क्वेश्चन तो आपसे होना चाहिए था। 2 क्वेश्चन जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल थे उसमें मिस्टेक हो सकता था, इसलिए उसको हटा दिए, और 1-2 मान लो आपसे एरर हो गया होगा कहीं, है ना, एरर तो होता है, बहुत रेयर है कि सब सही हो, लेकिन इस पेपर में 13 क्वेश्चन आपसे सही होने चाहिए थे। अगर आपसे 13 सही नहीं हुए, यानी कि आपका पेपर थोड़ा खराब गया, है ना, या फिर थोड़ा सा केमिस्ट्री आपका वीक है। तो ठीक है, अब हम पेपर 2 का भी एनालिसिस करेंगे, देखेंगे पेपर 2 कैसा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।